कि ये गुजराती तोते के पास तो खूब बेहिसाब पैसा है। इन आसाराम के चेलों ने देश के एयर इंडिया से लेकर देश के रेलवे तक और देश की सरकारी संपत्तियों तक हर एक चीज को बेच दिया है। और जिस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं बिहार चुनाव में, बंगाल चुनाव में और यूपी चुनाव में, इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और लगातार लोगों की लाशों के ऊपर पैर रख के भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, लोगों को मरवाकर जो वोट हथियाने का काम इस देश की राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, तो ये हरगिज भारत देश में नहीं होने दिया जाएगा। जब तक हिटलर का शासन था, जब तक जर्मनी में सब कुछ बिक नहीं गया, तब तक लोगों को लगता रहा कि सब कुछ यहाँ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है। और यही हालत आज हिटलर और मुसोलिनी के वंशज और ये सावरकर के चेले, नाथूराम गॉडसे की औलादे इस देश को बेचने में लगी हुई हैं, इस देश का सौदा करने में लगी हुई हैं। ये क्या बहन बेटियों की हिफाजत करेंगे? ये बहन बेटियों के साथ में धार्मिक कार्यक्रम में इनके नेता डांस करते हुए नजर आते हैं, मुजरा करते हुए नजर आते हैं। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए अपने आप को इस देश का नेता कहते हुए। कोई इनका नेता बहन बेटी के साथ में बलात्कार करता है तो कोई बहन बेटियों के साथ में नाचता है, डांस करता है और उनकी वीडियो वायरल होती है नेशनल मीडिया पर। गृह मंत्री साहब कहा करते थे, भाइयों ऐसा बटन दबाइए कि करंट सीधा शाहीन बाग में लगे। और शाहीन बाग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा दिया तो सारे के सारे देशभक्त हो गए। कल को देशद्रोही कहलाए जाने वाले आज तमाम लोग देशभक्त हो गए। आपको बता दूं, ये पैसों के खातिर अपना दीन ईमान बेचने वाले लोग हैं जो एक दिन इस भारत मां का सौदा कर देंगे। ईवीएम के अंदर शक नहीं, आशंका नहीं, पूरा लोगों को यकीन है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। और कहीं ना कहीं चुनावों के समय में तमाम जगहों पर ईवीएम सड़क पर नजर आता है, ईवीएम पकड़ा जाता है। तो भैया आपको ईवीएम को बदलाव करने में क्या दिक्कत आ रही है? बैलेट पेपर से चुनाव कराने में आपको डर लग रहा है कि इस देश की जनता आपको नकार देगी और जो मजदूर बिहार तक पैदल गया है वो जूते चप्पलों से आपका स्वागत कर देगा? शर्मा जी, बिहार चुनाव को देखते हुए एक बड़ा आगाज आया है सामने। अभी बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने एक नई गाइडलाइन बनाई है, जो भी नामांकन करना होगा वो एक नए नियम से जा सकते हैं, जिसमें एक गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं, 2-3 से गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं जा सकती हैं। कई तरीके से बताना नई गाइडलाइंस और इस महामारी के बीच में बिहार चुनाव को कराना कितना सही लगता है? देखिए, बिहार के कुशासन बाबू नीतीश कुमार और बिहार के दलित के नेता बनने वाले रामविलास पासवान, ये ऐसे लोग हैं, रामविलास पासवान जैसे लोग जो दलितों के नाम पे खुद भी बन जाते हैं सांसद और अपने बेटे चिराग पासवान को भी नेता बना देते हैं। क्या पूरे बिहार के अंदर और कोई दलित का बेटा नहीं है जो सांसद बन सके? दूसरी बात, चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी करी है, क्या इतनी बड़ी महामारी के अंदर चुनाव करवाने जरूरी थे या फिर ये सरकार का कोई एक प्री प्लान, एक दंगा कह सकते हैं, जो प्री प्लान दंगा था जिसके तहत जनता को बड़गलाना? और देश के अंदर जो एयरपोर्ट बिक रहे हैं, एयर इंडिया बिक चुका है, बीएसएनएल बिक चुका है, एमटीएनएल बिक चुका है और लगातार नेताओं की खरीद फरोख्त का गलत धंधा भारतीय जुमला पार्टी चला रही है। तो क्या हमारे एयरपोर्टों को बेचकर नेताओं को खरीदा जा रहा है? क्या जो एयरपोर्ट बिके हैं, 4 एयरपोर्ट और जो 5 विधायक मणिपुर के खरीदे गए हैं, वो इसी पैसे से खरीदे गए हैं? लगातार हर एक चीज का निजीकरण कर इस देश की सरकार लोगों को बेचने में लगी हुई है। आपको बता दूं कि जर्मनी में जब तक हिटलर का शासन था, जब तक जर्मनी में सब कुछ बिक नहीं गया, तब तक लोगों को लगता रहा कि सब कुछ यहाँ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है। और यही हालत आज हिटलर और मुसोलिनी के वंशज और ये सावरकर के चेले, नाथूराम गॉडसे की औलादे इस देश को बेचने में लगी हुई हैं, इस देश का सौदा करने में लगी हुई हैं। चुनाव आयोग की जो बात की जा रही है, वहाँ के बिहार में चुनाव की बात की जा रही है, तो समझ से ये आ रही है कि चलिए जो विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपनी वर्चुअल रैली करा सके, और जो वहाँ पे जिसकी सरकार है बात की जाए तो देखा ये जा रहा है कि वो शायद वर्चुअल रैली कराने में सक्षम है। तो किस तरीके से पक्ष विपक्ष को देखते हुए कैसी बात बन सकती है? कैसे? देखिए, ये गलत है, सरासर चुनाव आयोग गलत कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये गुजराती तोते के पास तो खूब बेहिसाब पैसा है। इन आसाराम के चेलों ने देश के एयर इंडिया से लेकर देश के रेलवे तक और देश की सरकारी संपत्तियों तक हर एक चीज को बेच दिया है। और जिस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं बिहार चुनाव में, बंगाल चुनाव में और यूपी चुनाव में, इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और लगातार लोगों की लाशों के ऊपर पैर रख के भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, लोगों को मरवाकर जो वोट हथियाने का काम इस देश की राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, तो ये हरगिज भारत देश में नहीं होने दिया जाएगा। और आप एक बात बताइए कि अगर अन्य कोई दल इस पैसे से सक्षम नहीं है तो वो किस तरीके से अपना प्रचार करेगा?
इससे एक अच्छा नेता पीछे रह जाता है, एक साफ छवि का नेता आगे नहीं आ सकता। ये नीतीश कुमार कुशासन बाबू और जो इस देश का चुनाव आयोग है उसे इसमें संशोधन करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। और अगर बदलाव नहीं कर सकते तो जब तक कोरोना महामारी ठीक नहीं हो सकती तब तक आपको चुनावों को रद्द किया जाना चाहिए। अच्छा, ईवीएम को लेकर हुए काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस बार थोड़ा बदलाव करना जाना चाहिए चुनाव आयोग को। ईवीएम से जो शंकाएं जताई जा रही हैं, इस बार ईवीएम से चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? तो इस बात में आपत्ति किस चीज की है? ईवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने पूरी किताब लिख रखी है, आप पढ़ के देखिए। आप जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार करा वही देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईवीएम के अंदर शक नहीं, आशंका नहीं, पूरा लोगों को यकीन है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है और कहीं ना कहीं चुनावों के समय में तमाम जगहों पर ईवीएम सड़क पर नजर आता है, ईवीएम पकड़ा जाता है। तो भैया आपको ईवीएम को बदलाव करने में क्या दिक्कत आ रही है? बैलेट पेपर से चुनाव कराने में आपको डर लग रहा है कि इस देश की जनता आपको नकार देगी और जो मजदूर बिहार तक पैदल गया है वो जूते चप्पलों से आपका स्वागत कर देगा? इस बात से डर रहे हैं क्या आप? नहीं, वो तो विपक्ष नेता ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आपकी सत्ता आ जाती है, चाहे विपक्ष में बैठे लोग उनकी सत्ता आ जाती है, तब तो आप लोग कहते हैं ईवीएम सही काम कर रहा है, वहाँ नहीं आती तो आप लोग उसमें टांग अड़ा देते कहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जहां सत्ता आ जाती है या नहीं आती है उस बात का सवाल खड़ा नहीं होता। आप एक बात बताइए, पहली बात तो तमाम विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको इस बात पे अटल होना चाहिए, अड़िग होना चाहिए कि इस देश के अंदर हम तब ही चुनाव लड़ेंगे जब इस देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो एजेंडे बनाए गए थे बीजेपी की तरफ से वो लगातार अपने कार्यों में सफल होती हुई सामने आ रही है, नजर भी आ रही है, कार्य भी किए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार लोग उस एजेंडे को देखते हुए वोट देंगे? काम देखिए मैं आपको बता दूं, काम तो इन्होंने बहुत अच्छा करा है देश में। और जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने काम नहीं करा, भैया मोदी जी ने एक डीलर के तौर पे देश में एयर इंडिया का सौदा करा है, बीएसएनएल का सौदा करा है, एमटीएनएल का सौदा करा है, रेलवे का सौदा करा है। और यहां तक कि मोदी राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, सरेआम एक बस को हाईजैक कर लिया जाता है। मोदी जी, योगी जी कहा करते थे कि भैया अपराधियों की इस देश में कोई जगह नहीं है। एक बात बताइए योगी आदित्यनाथ जी, जो इस देश के अंदर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो उसका मकान बेचकर आप उससे वसूली करेंगे, और जो इस देश की सरकारी संपत्तियों को नीलाम कर दे, बेच दे, उसको देशभक्त बताएंगे, उसका स्वागत फूलमाला से करेंगे। क्या उसके लिए फांसी का प्रावधान नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और ये आपको बता दूं, ये गुजरात के वही प्रधानमंत्री हैं जो कहा करते थे, भाइयों और बहनों, मित्रों, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री जी का चरित्र गिरता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी कथनी और आपकी करनी के हिसाब से आज आपका चरित्र गिर चुका है, क्योंकि आज इस देश की रुपये को आपने नीचे लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल गिरता रुपया, आपने रुपया और डॉलर को बराबर लाने की बात करी थी। आपने देश की कोई संपत्ति नहीं बेची जिसको हम गौरव से कह सकें ये देश का अभिमान है, देश का स्वाभिमान है। लाल किला बेच दिया, तमाम सरकारी संपत्तियां बेच दी, अब क्या बेचना बाकी है इस देश के अंदर? मोदी जी मैं आपको बता देता हूं, आपने भली एयर इंडिया बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, जरूरत पड़े तो अंधभक्तों की बेच देना, लेकिन मोदी जी ये देश नहीं झुकने देना, ये देश मत बिकने देना। इस देश के अंदर अंधभक्तों को अंधभक्त इसलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से गृह मंत्री साहब कहा करते थे, भाइयों ऐसा बटन दबाइए कि करंट सीधा शाहीन बाग में लगे, और शाहीन बाग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा दिया तो सारे के सारे देशभक्त हो गए। कल को देशद्रोही कहलाए जाने वाले आज तमाम लोग देशभक्त हो गए। आपको बता दूं, ये पैसों के खातिर अपना दीन ईमान बेचने वाले लोग हैं जो एक दिन इस भारत मां का सौदा कर देंगे। और अगर जल्द ही आपने और हमने दोनों ने मिलकर इन वैश्य दरिंदों को नहीं रोका तो एक दिन फिर दोबारा हमारी भारत मां को गुलाम बना देंगे, इस भारत मां का सौदा कर देंगे। गुलाम करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ आंकड़ा ये आ रहा है कि मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई सामने आ रही है, लोग बाग और उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी उनकी सत्ता आनी तय है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, 10 लाख से कम आबादी वाले 10 सबसे गंदे शहरों में भाजपा के 9 शासित प्रदेश हैं। भाजपा गंदगी फैलाने में माहिर है, चाहे वो राजनीतिक गंदगी हो या धरातल की गंदगी हो, ये गंदगी फैलाने में माहिर है, लोकतंत्र के जनमत को तोड़ने में माहिर है। लोग
जो वोट देके सत्ता को चुन रहे हैं, नेता को चुन रहे हैं, ये पैसे के जरिए, नोटों के जरिए, पीएम केयर फंड के जरिए जो लोगों ने एक एक गुल्लक फोड़ के एक एक रुपया पीएम केयर फंड में दिया है, उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता चला रहे हैं। ये क्या बहन बेटियों की हिफाजत करेंगे? ये बहन बेटियों के साथ में धार्मिक कार्यक्रम में इनके नेता डांस करते हुए नजर आते हैं, मुजरा करते हुए नजर आते हैं। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए अपने आप को इस देश का नेता कहते हुए। कोई इनका नेता बहन बेटी के साथ में बलात्कार करता है तो कोई बहन बेटियों के साथ में नाचता है, डांस करता है और उनकी वीडियो वायरल होती है नेशनल मीडिया पर। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी बहन बेटियों की इस तरीके से वीडियो वायरल हो तो क्या आपको शर्म नहीं आएगी? ये राजनेता धब्बे हैं और इस देश के लोगों को इन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। इन्हें सबको, इन बलात्कारियों को जूते से चप्पल से जब तक लतियाया नहीं जाएगा ना, इन्हें समझ में नहीं आएगी। इनके भेजे में भात घुसने वाली नहीं है। क्या आपको लग रहा है लोकप्रियता की वजह से फेक है क्या? आप ऐसे बोल रहे हैं। लोकप्रियता किस बात से होगी ये तो बताइए। बहन बेटियों के साथ में बलात्कार, एजेंडे पे काम किया है, आप लगातार देख लीजिए। आप बताइए क्या एजेंडा है? आप बताइए। 70 पे काम किया उन्होंने, उनके एजेंडे में रहा। बताइए, आप लगातार दलाली में लगे जाते हैं। पहले बात को समझिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। आप अंधभक्तों की श्रेणी में नहीं आइए। मैं आपको बता दूं, धारा 370 की बात करते हैं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं पे लगाम हुआ? क्या 6 साल के अंदर कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया गया तो धारा 370 हटाने का फायदा हुआ? तो क्या हुआ? आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आप बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है, क्यों नहीं पास करा लोकसभा में बहुमत? बताइए। लोकसभा में तो बहुमत था, क्यों नहीं बनाया राम मंदिर को? देश के इतिहास को पढ़ाइए, भाजपा और आरएसएस के इतिहास को मत पढ़िए कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है हम सभी ने। शायद आपने नहीं बनाया होगा, क्योंकि जो मोदी जी के अंधभक्त हैं उनको तो बस यही लगता है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। उससे पहले तो सिर्फ इस देश में एक रेलवे स्टेशन था और इस देश पे रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला, केतली लेके हाथ में घूमने वाला एक व्यक्ति था। उसी ने सारी सृष्टि की उत्पत्ति करी है।